माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें कि हम कवर करेंगे स्टेट स्ट्रक्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन। अर्थात ऋग्वैदिक काल का जो स्टेट था, राज्य था, उसका किस प्रकार की संरचना थी, इसके बारे में हम देखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे, समाज कैसा था, वहाँ का अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी और धर्म उसमें किस प्रकार से उल्लिखित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, वैदिक संस्कृति से पहले भारत में हड़प्पा नामक सभ्यता है वह अस्तित्व में थी, जो कि लगभग 3300 बीसी से 1700 या 1500 बीसी तक अस्तित्व में रही, जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन होता है 1500 बीसी के आसपास, तो भारत में जो नई सभ्यता जन्म लेती है उसको ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी वैदिक संस्कृति के नाम से उसको जाना जाता है। जो कि इसका स्वरूप की हम बात करें तो जो वैदिक सोसाइटी है उसका स्वरूप हमें, इस संस्कृति का जो स्वरूप है वह हमें ग्रामीण नजर आता है, क्योंकि जो साइट्स से हमें सांस्कृतिक प्रावशेष मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, उनसे ऐसा अनुमानित होता है और ऐसे साक्ष्य हमें प्रतिवेदित हुए हैं कि हम कह सकते हैं कि उस टाइम का जो समाज था, जो उस टाइम की जो सेटलमेंट्स थी, वो छोटी सेटलमेंट्स थी और वो एक घुमंतू कबीलाई एक जनजाति थी, जिसके आधार पे ये कहा गया कि जो ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन है, ऋग्वैदिक जो संस्कृति है, वह एक ग्रामीण स्वरूप की रही होगी। अब जब हम उनकी स्टेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वो संस्कृति तो थी, सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, तो आखिर उसका स्टेट फॉर्मेशन कैसा था, कैसी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो हम उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उसमें चार हमें इकाइयाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें कुल, ग्राम, विस और जन, ये चार इकाइयाँ हैं जो हमें उसमें देखने को मिलती हैं। कुल है वह सबसे निचले पायदान पर सबसे छोटी इकाई थी, जो कि कई परिवारों का समूह होती थी। वहीं हम ग्राम के बारे में देखते हैं, तो ग्राम है वह सब जनों का एक समूह था, जो कि एक गांव को इंगित करता था। मतलब इस जम टाइम पे जो ग्राम के जो जो परिवार होता था, कुल को मिलाकर परिवार बनता था, परिवार कई परिवारों के समूह को मिलाकर एक ग्राम का ग्राम नामक इकाई है वह अस्तित्व में आई। उसके बाद जो थर्ड इकाई थी वह थी विस, जो कि अनेक ग्राम के जो समूह थे उनको मिलाकर विस बनती थी, और इसका जो प्रधान होता था उसको विस्पति बोला जाता था। वहीं हम सबसे बड़ी इकाई इस टाइम पे ऋग्वैदिक टाइम पे जन को माना जाता था। जन है वह कई विश्व है जो इनके कई समूहों को मिलाकर जन बनती थी, और इसका जो मुखिया था वह जनपति कहलाता था। अब जो विष है, ऋग्वैदिक काल में जो विष का उल्लेख है वह लगभग हमें 170 बार देखने को मिलता है। वहीं जब जन शब्द की बात करें तो जन का उल्लेख 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक संख्या में देखने को मिलती है। वहीं ऋग्वैदिक काल में जैसे हम देखते हैं राजा की भी शुरुआती स्तर हमें देखने को मिलता है, उत्पत्ति होती है एक तरीके की राजा की, तो राजा और पृथ्वी शब्द का उल्लेख हमें केवल एक बार मिलता है। वहीं जो इंद्र है, देवता के रूप में भी जाना जाता है, और इनको ऋग्वेद में पुरंदर भी कहा गया, अर्थात दुर्ग हैं या पुर हैं, किले हैं, उनको ढहाने वाला, उनको नष्ट करने वाला, उसकी संज्ञा दी गई है इंद्र को। तो इसका वर्णन लगभग 250 बार हमें मिलता है। ऋग्वैदिक काल ही वह टाइम था जिसमें पहली बार राष्ट्र शब्द आया है। राष्ट्र शब्द हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी लिपि है, स्क्रिप्ट है, वह डिसाइफर नहीं हुई है, तो हमें नहीं पता उस टाइम पे लोग उस भारत को क्या कहते थे। लेकिन हमें जो ऋग्वैदिक जो सोर्सेज हैं, ऋग्वैदिक जो लिटरेचर है, उसमें हमें पहली बार राष्ट्र शब्द का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं अब राजा की बात करें तो राजा का पद इस टाइम तक अनुवांशिक नहीं था। मतलब राजा केवल एक इनके लिए एक सेफ्टी गार्ड की तरह काम करता था, क्योंकि उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी वो टोटली डिपेंड थी गाय के ऊपर। तो गाय के ऊपर इकोनॉमी डिपेंड थी, और उन्हें जो खतरा होता था और बाहरी हमलावरों से, तो उनसे बचने के लिए इस टाइम के जो ग्राम से समूह थे, जो जन थे, उन्होंने क्या किया, एक मुखिया अपना नियुक्त कर लिया कि भाई ये हमारी रक्षा करेगा, जो कि स्वभाव जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता था, वहीं मानसिक रूप से भी वह काफी तीव्र बुद्धि वाला माना जाता था। तो अब इस राज्य का जो राजा बनाया जाता था, तो सीधी सी बात है, इसका जो पद है वह अनुवांशिक नहीं था अभी तक, क्योंकि इस टाइम पे एक शुरुआती स्टेज हम राजा की देख रहे हैं। और जो ऋग्वेद है तथा ऐत्र ब्राह्मण है,
उसमें राजा का जो निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है, उससे संबंधित सूक्त हमें देखने को मिलते हैं। राजा है जो, वह कबीले का संरक्षक होता था, जिसको गोपा जनस्य बोला जाता था। वहीं पुराभेत्ता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला भी इसको कहा गया है। वहीं दूसरी ओर राजा के लिए गोप शब्द का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जब हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अब राजा है, तो राजा के लिए कुछ संस्थाएं भी होंगी, क्योंकि राजा कभी निरंकुश ना बन जाए। क्योंकि जो जो उस टाइम पे मुखिया चुना जाता था, राजा था, तो वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, तो उसके लिए भी कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, जो उस पर क्या है, अपना शिकंजा रखेंगी, कसर की जो रूल बनाएंगी, और वो उस पर रूल है जो वो राजा को फॉलो करने होंगे। तो इसके रूप में हमें उस टाइम पे 3 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें सभा, समिति, विदत और गण। ये 4 संस्थाएं हैं जिनका हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें ऋग्वेद में सभा है, उसका 8 बार उल्लेख हुआ है, समिति का 9 बार, विदत का 10 बार और गण का 46 बार उल्लेख आया है। सभा है, अब ये संस्थाएं थी क्या आखिर? जो सभा थी, यह वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। जो कुलीन वर्ग थे वो इसमें आते थे, और जो वृद्ध जन थे वो इसमें आते थे। इन लोगों को मिलाकर जो संस्था बनती थी वह सभा कहलाती थी, जिसका मुख्य कार्य क्या था? न्यायिक कार्य करती थी। तो और इसको मंत्री परिषद भी कहा जाता था, मतलब राजा को सलाह देने का एक कार्य करती थी। इसके अलावा जो समिति थी, यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा होती थी, जिसका कार्य राजा पर नियंत्रण रखना था। और इसका जो समिति का सभापति होता था, मुखिया होता था, उसको ईशान बोला जाता था। वहीं एक इतिहासकार हुए हैं लुडविग, उसने सभा को अपर हाउस यानी उच्च सदन और समिति को लोअर हाउस यानी निम्न सदन कहा है। वहीं जो संस्था है तीसरी, जो विदत बोला जाता था, यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि कबीलाई तत्व विद्यमान थे। जैसे आज भी हम देखते हैं ट्राइबल्स में क्या होता है, जब आंध्र प्रदेश वाला रीजन या नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में हम देखते हैं, जो ट्राइबल्स हैं तो उनका एक खुद का मुखिया होता है, जो कि एक जो संस्था है उसको अपने को जो उनके खुद के रूल होंगे और उनके खुद की ही प्रशासनिक कार्यविधि वो सारी होगी, तो वो उनकी सबसे पुरानी जो संस्था है वो कहलाती थी। तो इसी तरीके से हम ऋग्वेद में देखते हैं, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में तो विदत थी वह आर्यों की सबसे पुरानी संस्था में देखने को मिलती है, जिसका कार्य क्या था? इसकी बैठक में जो सैनिक लूट होती थी, सैनिक जो विजय करके लाते थे, उसके जो एवज में जो उन्हें लूट के माल प्राप्त होता था, इससे संबंधित कार्यों का बंटवारा करते थे, ये निपटारा करते थे। ये हमें देखने को मिलता है। और इस टाइम पे ऋग्वैदिक काल की एक और खासियत है, इस टाइम पे पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती थी, जो कि सभा और विदत जो संस्थाएं उनमें हमें महिलाओं के भाग लेने का उल्लेख मिलता है। अब सैनिक लूट हो रही है, हमने देखा जो विदत संस्था है उसमें जो काम करती है वो सैनिक लूट कर जो माल है उसको निपटारे का काम करती है। तो अब लूट होगी किसके बीच में? युद्ध होंगे तभी तो वो कुछ ना कुछ लूट कर लाएंगे। तो हमें इस टाइम पे सबसे बड़ा एक युद्ध है दसराज युद्ध, उसका हमें वर्णन देखने को मिलता है। जो कि दसराज युद्ध के बारे में जब हम देखते हैं, तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें हमें वर्णन मिलता है कि जो पुरुषनी यानी रावी नदी है, उसके तट पर यह युद्ध लड़ा गया था, जिसको दसराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध है जो वह भरत कबीले के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के समूहों के बीच लड़ा गया था। 10 राजाओं में 5 आर्य और 5 अनार्य जाति के राजा थे, जिनका नेतृत्व पुरुजन का राजा कर रहा था। पुरुजन का राजा जो कि भरत था, वह इनका नेतृत्व कर रहा था। 5 आर्य जन, जिनमें अनु, द्रहु, यदु, पुरु, तुर्वस, ये 5 कबीले थे। ये आते थे 5 आर्य कबीलों में, इनको पंचजन्य बोला जाता था। और इनका निवास स्थान बताया गया है वो सरस्वती नदी के किनारे पर बताया गया है। और जो 5 अनार्य जातियां थी, उनमें शिव, पक्था, आलिन, भलना या भलानस, विसानिन, ये थे। इनका अब युद्ध किससे हुआ? इनका युद्ध अनार्य जातियों से हुआ, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल के अनार्य जातियों का अगर वर्णन करें तो उसमें अजय, सिगु, यदु, क्रिकेट, इस तरीके की ये जातियां हमें देखने को मिलती हैं। अब जो राजा होता था, उसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री परिषद भी होती थी, जो उनकी सहायता करते थे कार्य प्रणाली में। जैसे सेनापति, जिसको सेनानी बोला जाता था, पुरोहित होता था, तथा एक ग्रामणी नामक अधिकारी होता था, जो कि राजा की सहायता करते थे। वहीं हम जैसे पढ़ते हैं इंद्र है, इंद्र को दुर्ग
पुरंदर बोला गया है, दुर्गों को नष्ट करने वाला। तो वहीं पर हम देखते हैं कुछ हमें शब्द मिलता है, जैसे पुरप है जिसको दुर्गपति बोला जाता था, स्पश जो कि गुप्तचर का काम करता था, बाद्रपति जो कि गोचर भूमि होती थी उसका अधिकारी होता था। गोचर भूमि मतलब जो सामलात भूमि होती थी, राजा की भूमि होती थी, जो कि गांव को दे दी जाती थी गायों के चारे के लिए, भोजन के लिए। इसके अलावा जो वैदिक कालीन जो न्याय करता था, क्योंकि राजा के अलावा भी जो न्याय करता था उसको न्यायाधीश को बोला जाता प्रश्न विनाक, इसको बोला जाता है प्रश्न विनाक। इसके साथ हम देखते हैं भी ऋग्वेद में चरिष्णु शब्द का हमें प्रयोग मिलता है। संभवतः यह दुर्ग गिराने वाला एक इंजन था, मतलब ये एक तरीके का हथियार था जो कि दुर्ग यानी पुर अथवा किलों को गिराने के लिए यूज किया जाता था, जिसको चरिष्णु बोला गया है। वहीं हमें चरसिनी शब्द का भी होना मिला जो कि कृषि के लिए उपयोग किया जाता था। हम जब ऋग्वैदिक कालीन राजाओं की बात करते हैं तो हमें जो अंतिम राजा है ऋग्वेद में उसको नाम जो सागर है वो मिलता है कि सागर नामक राजा था। वो उस टाइम पे ऋग्वैदिक कालीन अंतिम राजा हमें देखने को मिलता है। वहीं हम जब गांव गांव में जो न्यायाधीश था उसको ग्राम वादिनी बोला जाता था। वैदिक देवताओं को जो पुरोहित था उसको बृहस्पति कहा जाता था। और जो आर्य लोग थे वो युद्ध के समय दुदुम्बी बजाते थे। दुदुम्बी एक तरीके का वाद्य यंत्र होता था। जैसे हम देखते हैं महाभारत जब होती है तो उसमें क्या है, शंख बजाए जाते हैं, शंख शंख से उद्घोष किया जाता है, युद्ध की घोषणा की जाती है। तो ऐसे ही आर्य जब युद्ध करते थे तो युद्ध के टाइम पे दुदुम्बी नामक जो वाद्य यंत्र था उसको वो बजाते थे। तो ये तो देखा है हमने उसकी प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक संरचना किस तरीके की थी ऋग्वैदिक काल की। अब हम ऋग्वैदिक काल की सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो परिवार है वह पितृसत्तात्मक हमें समाज देखने को मिलता है। वही और जो पिता है उसकी को जो संपत्ति है उसका जो अधिकारी था वह पुत्र को बताया गया है। लेकिन हम आगे चलकर हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में तो हमें कई बार वर्णन भी मिलता है उत्तर वैदिक काल के बाद आगे भी दाय भाग जैसे उसमें ग्रंथों में जिनको जिनमें की जो महिला है उसको भी अधिकारी बताया गया है संपत्ति का। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो संपत्ति का उत्तराधिकारी था वह पुत्र को ही माना जाता था और नारी है जो उसको माता के समान पर्याप्त सम्मान दिया जाता था। ऋग्वेद में 335 बार शब्द आया है पिता के लिए, वहीं 234 बार माता शब्द का उल्लेख किया गया है। और एक सुनेसेप आख्यान है, आख्यान यानी एक कथन। सुनेसेप जो कथन है उसमें पता पता चलता है कि जो पिता है वह अपनी संतान को बेच सकता था। और जो सुनेसेप आख्यान है यह ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है हमें। धार्मिक अनुष्ठानों में जो पत्नी है वह अनिवार्य रूप से भाग लेती थी ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि पत्नी को ऐसा नहीं था कि भाई सत्ता पितृसत्तात्मक समाज तो था लेकिन विदत और सभा में महिलाएं भाग ले रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यज्ञ हो रहे हैं उनमें भाग ले रही हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं जो उनमें भाग ले रही हैं महिलाएं। तो एक तरीके का उन्हें सोशल जो स्ट्रक्चर था, सोशल जो उनका स्वरूप था वो काफी ऊंचा था, सोशल दर्जा था जो उनका काफी ऊंचा हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। वहीं एक हमें जिक्र भी मिलता है या वर्णन भी मिलता है कि जो ऋग्वैदिक काल में पत्नी है उसको ही ग्रह बताया गया है, यानी ग्रह की शोभा पत्नी से ही होती है, ये हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक कालीन सोसाइटी के अंदर। अब वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल के अंतिम जो चरण है उसमें हमें वर्ण व्यवस्था का देखने को मिलता है। जैसे कि ऋग्वैदिक काल का जो अंतिम मंडल है 10वां मंडल, उसमें जो सूक्त है पुरुष सूक्त, उसमें पहली बार चारों वर्णों की उत्पत्ति का हमें वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण है उसके शरीर के 4 अंगों से यानी सिर से ब्राह्मण का जो उत्पत्ति हुई है वह पुरुष के मुख से हुई है। वहीं क्षत्रिय है उसकी उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुई है, और जो शूद्र है उनकी उत्पत्ति पैरों से हुई है। इस तरीके का वर्णन हमें पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। इसके अलावा वैश्य और शूद्र हैं, इनका वर्णन हमें जो शब्द है इनका उल्लेख केवल एक बार आया है, और जो वैश्य शब्द है उसका पुरुष सूक्त में ही हमें केवल वर्णन देखने को मिलता है। जबकि शेष शब्दों में हमें जो विश्व शब्द है इसका देखने को मिलता है, जो कि विश्व जो कि हमने अभी पढ़ा था, जो कि एक ग्राम समूह की एक संस्था थी, विश्व बोला जाता था उसको, उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब जो इस समाज इस टाइम की जो व्यवस्था थी, वर्ण था, वह व्यवस्था है वह जन्म पर आधारित थी, न कि कर्म पर। क्योंकि कर्म पर आधारित कब होती है, या उत्तर वैदिक काल में कर्म पर आधारित होती है, जो कि बहुत ज्यादा
संकुचित होने लगती है उस टाइम पे हम देखते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण पर आधारित थी, जिसका फ़ायदा क्या था? इसका फ़ायदा ये था कि भई आप अगर ज्ञान लेना चाहते हो तो आप पढ़ने में रुचि है तो आप ब्राह्मण बन सकते हो। आप जब बलिष्ठ हैं शरीर से, शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ हैं तो आप क्षत्रिय बन सकते हो। इस तरीके से कोई भी अपना कर्म है वह वो कर सकता था, एक ही परिवार के सदस्य होने के नाते। इसका वर्णन हमें एक साक्ष्य में देखने को मिलता है नवें मंडल में, जिसमें एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। इस तरीके से हमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों के 3 तरीके के काम देखने को मिलते हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि उस टाइम की जो व्यवस्था थी वह जन्म पर आधारित थी, न कि कर्म पर। इसके अलावा हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक कालीन इकोनॉमी कैसी थी, तो उसके रूप में हम देखते हैं जो सबसे पहले कृषि और पशुपालन उस टाइम पे कैसा था। जो इकोनॉमी थी उसका जो मूल आधार था वह पशुपालन और कृषि दोनों थी। कृषि कम थी लेकिन पशुपालन के रूप में उसको ज़्यादा इकोनॉमी का आधार उस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में था, क्योंकि कृषि आधार बनती है उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा। जब आयरन का डेवलपमेंट होता है, गंगा वैली की तरफ जब आर्य बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे कृषि प्रधान हो जाता है समाज। लेकिन अभी क्या था, अभी मेन रूप से पशुओं पर आधारित था, इसलिए पशुओं को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। उनकी रक्षा के लिए अलग से लोगों को निर्धारित किया जाता था। इसके अलावा हमें इस टाइम पे अश्व भी देखने को मिलता है। अश्व का वर्णन मिलता है 215 बार, गाय का 176 बार, वहीं वृषभ यानी बैल का हमें वर्णन मिलता है 170 बार। जो कृषि थी, जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको उर्वरा क्षेत्र बोला जाता था। चौथा मंडल है जो ऋग्वेद का, उसमें हमें कृषि का प्रथम बार उल्लेख देखने को मिलता है। कृषि को लेकर उस टाइम पे हमें चौथे मंडल में 24 श्लोक या मंत्र में उल्लेखित किए गए हैं। जो भूमि थी वह राजा की निजी संपत्ति नहीं मानी जाती थी, क्योंकि राजा इस टाइम पे अनुवांशिक नहीं था। राजा का कोई राज्याधिकार नहीं था। राजा केवल एक संरक्षक के नाते इस टाइम पे अपनी भूमिका निभा रहा था। इसलिए राजा की भूख संपत्ति ना होकर यह एक कबीला जो उस टाइम पे जो वहाँ का ग्राम होता था उसकी संपत्ति मानी जाती थी भूमि। यानी भूमि पर उस समय कबीले या फिर उस टाइम के ग्राम के लोग हैं उन सभी का अधिकार होता था। अब जो राजा होता था उसको क्या करते थे, ये अपनी इच्छा से कुछ कृषि का अपना जो भाग है वो दे दिया करते थे। बलि के रूप में कहा गया है, जिसको बलि कहा गया है। ऋग्वैदिक समय में कोई भी नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि किसी एक की भूमि नहीं थी। एक टाइम पे कोई कुछ सालों के लिए ये लोग एक जगह पर है तो अगले सीजन में हो सकता है दूसरी जगह पर जाएं। तो इस तरीके से घुमंतु कबीलाएं थी इस ऋग्वैदिक काल में, तो इसलिए भूमि पर इतना स्वामित्व नहीं था किसी का। इसी कारण से उस टाइम पे भूमि कर नहीं लगाया जा सकता था। और क्योंकि गाय ही इस टाइम का यानी पशुपालन इस टाइम का मुख्य आधार हमें देखने को मिलता है। अब मैं जैसा कि मैंने बताया गायों को लेकर बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे, तो गायों का जो युद्ध होता था उसको गविष्ठी बोला गया है। वहीं दूसरी ओर गाय के युद्ध के लिए भी प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे शब्द गवेषण, गोशु, गव्य और गम्य। ये शब्द हैं वह युद्ध के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। इस टाइम पे क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। अब मुद्रा तो थी नहीं इस टाइम पे, मुद्रा का भी प्रचलन नहीं हुआ था। मुद्रा हमें देखने को मिलती है सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे। उत्तर वैदिक काल के लेट फेज में हमें मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले क्या है, बार्टर सिस्टम चल रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है। तो इसका क्या हो रहा है, इस टाइप की वस्तु विनिमय प्रणाली है, तो गाय ही इस टाइम का जो एक तरीके की मुद्रा का कार्य कर रही थी, गाय के रूप में ही। इसके अलावा घोड़ा है, वह आर्यों के जो बहुपयोगी पशु है उसके रूप में माना जाता था, क्योंकि लड़ाइयों में यह ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हमें कुछ जंगली जानवरों का भी वर्णन मिलता है, जैसे हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता। ये अन्य जानवर हैं जिनका हमें वर्णन ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। अब कुछ मात्रा में कृषि हो रही है, जो कृषि के रूप में हमें केवल यव यानी जौ का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें चावल, गेहूँ इस तरीके के किसी भी अन्न का उपयोग या वर्णन हमें वैदिक काल में नहीं मिलता है। इनका वर्णन उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलेगा। और जो देवता होता था, कृषि भूमि का संरक्षक देवता होता था, उसको क्षेत्रपति बोला जाता था। अब है भाई व्यापार कैसा था, क्योंकि कृषि कर रहे हैं तो अतिरिक्त जो व्यापार है वो उसका किस रूप से कर रहे हैं। तो एक तो इस टाइम पे एक प्रथा शुरू हो चुकी थी ऋण देने की।
अब ऋण देने की प्रथा होती थी, जो उसमें जो ऋण देता था उसको वेठनाट या सूदखोर बोला जाता था। उधार लिए गए ऋण को कुसीद कहा जाता था। उधार देने वाले जो कार्य करता था, उधार का कार्य करता था, उसको कुसीद वृत्ति बोला गया है ऋग्वेद में। जैसा कि मैंने बताया, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। और जो कर हैं, जो यानी जो भी बलि देते थे, जैसे राजा को जो बलि दी जाती थी, यानी कृषि के रूप में उपज दी जाती थी, वह उसका सारा भार केवल किस पर था? वैश्य पर था। यानी जो चार वर्णों का में जैसे वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें जो वैश्य वर्ग है वही सारे जो क्षत्रिय वर्ग है और जो ब्राह्मण वर्ग है उसको कर देता था, क्योंकि शूद्र वर्ग इस उसमें नहीं था स्थिति में कि वो कर दे सके, इसलिए जो कर का भार है वह वैश्य समुदाय पर ही था। अब भूमि अनाज को जो मापने के यंत्र था उसको उर्दर बोला गया है। वहीं अनाज संग्रह का जो पात्र होता था उसको स्थिवी बोला गया। यह पात्र मूलतः मिट्टी का एक बड़ा बर्तन होता था, जिसको स्टोरेज जार भी हम बोल देते हैं। तो उसका हमें जो वर्ण नाम मिलता है वह स्थिवी मिलता है। इसके अलावा व्यापार के लिए जो इस टाइम पे कृषि के अलावा जो बढ़ईगिरी है, रथ बनाने का व्यापार है, बर्तन का व्यापार है मिट्टी बनाने का, इसके अलावा जो ये कुछ शिल्प श्रेणियां हैं, यह विकसित हो रही थी। जैसे बढ़ईगिरी, लकड़ी का व्यापार करने वाले, रथ का काम करने वाले रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, इस तरीके के हमें शिल्पियों का उल्लेख इस टाइम पे देखने को मिलता है। और इसमें सबसे जो प्रमुख शिल्पी होते थे उनमें कुम्हार और बढ़ई को बोल माना जाता था, क्योंकि ये दो मुख्य बेस थे उस टाइम की सोसाइटी का, व्यापार का। क्योंकि कुम्हार है वह बर्तन बनाते थे जो कि स्टोरेज में भी काम आ जाता और एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में भी काम आता था। वहीं जो लड़ाइयों में प्रयुक्त होते थे रथ और जो औजार, उनके लिए बढ़ई का काम करने वाले जो शिल्पी थे वो मुख्य थे, इसलिए कुम्हार और बढ़ई इस टाइम के मुख्य शिल्पियों को प्रधान माने जाते थे। और धातु की बात करें तो ऋग्वेद में तांबे और कांसे के लिए जो शब्द है वह प्रयुक्त है उसको अयस बोला गया है। इस टाइम पे लोहा प्रयुक्त नहीं हो रहा था, लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग, तो ये केवल तांबे और कांसे से परिचित थे, जिसको इन्होंने अयस बोला है। वहीं पहली बार हमें समुद्र का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में, जो कि पहले और 10वें मंडल में देखने को मिलता है। अब आते हैं ऋग्वैदिक रिलीजन के बारे में, धर्म कैसा था उस टाइम पे। तो ऋग्वैदिक जो ऋषि हैं उसने समय समय पर जो देवी देवता है उनकी प्रार्थना करते थे। और ये देवी देवता मूलतः क्या है? ये देवी देवता है जो वो मूलतः प्राकृतिक रूप से देवी देवता माने जाते थे, प्रकृति के देवी देवता माने जाते थे, जिसको मैक्स मुलर ने हिनोथिज्म कहा है। अर्थात जो ऐसे देवता जिनकी प्रार्थना की जाती थी और उन्हें ही सर्वोच्च मानकर संपूर्ण जो गुण है उनका उन पर आरोपण कर दिया जाता था, मतलब एक ही देवता में सारे गुण मान लिए जाते थे। तो इस चीज को मैक्स मुलर ने हिनोथिज्म कहा है। वहीं जब हम ऋग्वैदिक जो आर्य है वह एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे। साथ में क्या था, ये बहुदेववादी थे। इस टाइम पे हमें 33 देवताओं का वर्णन मिलता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। जो अलग अलग देवता है, हर चीज के लिए उन्होंने अलग देवता माना गया, तो इसलिए ये बहुदेववादी हमें सोसाइटी इस टाइम पे देखने को मिलती है। आर्यों ने सर्वप्रथम किस देवता की पूजा शुरू की? तो सर्वप्रथम इन्होंने घोष और पृथ्वी की उपासना शुरू की थी। घोष को आर्यों का पिता भी कहा गया है। अब यास्क का जो निरुक्त है, यास्क जो कवि वो रचयिता हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा निरुक्त। उसमें ऋग्वैदिक आर्यों के जो देवता है उनकी 3 श्रेणियां बताई गई हैं, जिनमें आकाश के देवता 11, 11 अंतरिक्ष के देवता और 11 पृथ्वी के देवता। इस तरह से आर्य और ऋग्वैदिक काल में कुल 33 देवताओं का हमें वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें आकाश के देवता के रूप में सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, उदिति, उषा, अश्विनी। अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य। पृथ्वी के देवता के रूप में हमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। इस तरीके से हम देखते हैं इस टाइम के धर्म के बारे में। तो ये था हमारा ऋग्वैदिक सोसाइटी। ऋग्वैदिक हमने सबसे पहले हमने देखा राज्य का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है। उसके बाद हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा, फिर इकोनॉमी के बारे में और फिर रिलीजन के बारे में। तो ये हमारा पूरा पूरा ऋग्वैदिक काल, जो कि लगभग हमें सब टाइम की बात करें तो इसका टाइम माना जाता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के मध्य में। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में, तो उसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़े। उसमें जब राज्य का जो निर्माण है, फॉर्मेशन, उसमें क्या चेंज आता है, क्या ये संस्था यही रहती है या इसमें कुछ चेंज आता है, कोई संस्था घटती है, बढ़ती है, राजा किस तरीके से पावरफुल होता है। क्योंकि जब तक ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा है अनुवांशिक पद नहीं था ये,
लेकिन हम उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ेंगे तो ये अनुवांशिक पद हमें देखने को मिलेगा। उसके पास पावर आ जाएगी और एक निश्चित जो भूमिकर है वो भी लिया जाने लगेगा। तो इस तरीके से हम उत्तर वैदिक काल में पूर्ण रूप से सोसाइटी का एक जो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट है वो हम देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे उत्तर वैदिक काल के साथ में।